हेलो स्टूडेंट्स। टुडे इज क्लास 11 फिजिक्स का पहला चैप्टर, पहला डे है। टॉपिक इज फिजिकल वर्ल्ड। ओके, फिजिकल वर्ल्ड वेरी सिंपल, मानो कि वेरी इंट्रोडक्टरी एलिमेंटरी टाइप का चैप्टर है। एंड क्यों ये इंट्रोड्यूस किया गया है? क्योंकि तुम लोग ऑलरेडी फिजिक्स कुछ पढ़ चुके हो क्लास 8 9 10 में। ऐसा नहीं है कि फिजिक्स फर्स्ट टाइम इंट्रोडक्शन हो रहा है। फिर ये क्यों ये चैप्टर इंट्रोड्यूस किया है? क्योंकि फिजिक्स इज डिफरेंट काइंड का डिसिप्लिन है। यहाँ पे एक तरह का स्टडी होता है जो स्लाइटली डिफरेंट फ्रॉम स्टडिंग अदर सब्जेक्ट। ठीक है, तो वो समझने के लिए थोड़ा सा मैच्योरिटी होना चाहिए। तो वो क्लास 7 8 9 के बच्चों का उतना मैच्योरिटी नहीं होता है, बहुत यंग होता है। नाउ इट इज एक्सपेक्टेड दैट now that you have certain level of understanding of physics or other science subject, then you will to grip or you can relate that why this kind of process or system is needed for studying physics or studying science. Okay, तो स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज साइंस? फर्स्ट ऑफ ऑल, हम सब साइंस साइंस बोलते हैं, साइंस को अपना कैरियर समझ के चल रहे हैं। तो साइंस क्या है? साइंस इज अ सिस्टमैटिक study of natural phenomenon and analyze with reasoning to find an answer. Okay, so very important or key term, systematic reasoning, okay, and natural phenomena. Okay, systematic क्या है? Systematic is a step by step approach which will give you some expected outcome. जैसे हम लोगों का और तुम्हारे लिए ये एजुकेशन सिस्टम है। एजुकेशन सिस्टम क्या है कि यू गो थ्रू क्लास 1 2 3 4 ऐसे करके क्लास 10 के बाद एग्जाम, देन 11 12 के बाद एग्जाम, देन सब्सिक्वेंट हायर स्टडीज। ठीक है, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन। सो ये एक सिस्टम सेट किया है। ईच एंड एवरी क्लास हैज डिफरेंट सिलेबस, डिफरेंट सब्जेक्ट बेस्ड अपॉन द स्ट्रीम व्हिच यू आर सिलेक्टिंग। से क्या होता है? एक्सपेक्टेड आउटकम के यू गेन नॉलेज, यू गेट एडुकेटेड एंड गेट रेडी फॉर योर फ्यूचर। तो ये एक सिस्टम है। सिस्टम एक वेल डिफाइंड स्टेप होता है। सो एजुकेशन सिस्टम के तरह ये साइंस का भी एक सिस्टमेटिक स्टडी होता है टू अंडरस्टैंड द नेचुरल फिनोमेना and analyze it with reasoning. Okay, reasoning means there is no personal preferences, personal bias or anything. It should be based upon reason, logic. Okay, so analyze with reasoning. Reasoning means with logical explanation. यहाँ पे कोई पर्सनल प्रेफरेंस का जगह नहीं है। किसी को व्हाइट शर्ट पसंद है तो बोला कि ओके व्हाइट इज बेटर, किसी को व्हाइट ब्लैक शर्ट पसंद है, किसी को ग्रीन शर्ट पसंद है, तो उसके हिसाब से वो बोलेगा कि व्हिच कलर इज बेटर, व्हिच कलर शर्ट उसको बेटर लगेगा। ठीक है, साइंस में ये पर्सनल प्रेफरेंस की जगह नहीं होता है। ओके, तो साइंस इज falsifiable. That means whether a statement is true or false, that can be determined with proof and evidence. Okay, that is called falsifiable. It is very important term,
falsifiable, science is falsifiable. Okay, and then find an answer. तो you have a question, क्यों ये हो रहा है, ऊपर से चीज क्यों नीचे गिर रहा है, दैट इज द क्वेश्चन. यू स्टडी अ नेचुरल फिनोमेना के कोई भी चीज ऊपर से नीचे गिरता है, क्यों गिरता है, रीजन इज ग्रेविटेशन. ओके, सो दिस इज कॉल्ड साइंस. ये एक्चुअली डिराइव किया है साइंटिया, which is a Latin term. ठीक है, हमारे इंडिया में इसको बोलता है शास्त्र, शास्त्र और विज्ञान, है ना. ये विशेष टाइप का ज्ञान है तो इसको विज्ञान बोलते हैं. क्यों विशेष टाइप का ज्ञान, क्योंकि इट नीड्स सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ नेचुरल फेनोमेना विथ रीजनिंग टू फाइंड एन आंसर. ओके, नाउ साइंस प्राइमरीली दो तरह का होता है. वन इज एग्जैक्ट साइंस. एग्जैक्ट साइंस मीन जिसको तुम with high level of precision you can measure and you can predict. Something which you can measure, then only you can predict. ठीक है, which you cannot measure with high level of precision you cannot predict. तो एक होता है एग्जैक्ट साइंस, जैसे फिजिक्स, जैसे केमिस्ट्री. ठीक है, एग्जाम्पल. देन अनदर इज इनएग्जैक्ट साइंस, जैसे सोशल साइंस, सोशल साइंस, पॉलिटिकल साइंस. ठीक है, पॉलिटिकल साइंस. तो ये सब जगह पे सेम लॉ अप्लाई होता है कि वी आर स्टडिंग सम नेचुरल फिनोमेना. यू आर नॉट स्टडिंग अ पर्टिकुलर पर्सन और some particular object. Maybe you are studying but finding out a natural phenomena which is applicable for all this kind of object. Okay, so exact science which can be measured and predicted with high level of precision. ठीक है, इनएग्जैक्ट साइंस वहां पे भी यू ट्राई टू फाइंड आउट विथ लॉजिकल रीजनिंग व्हाट इज द आंसर to a particular natural phenomena, and for that you will have to do a systematic study. Okay, but you cannot exactly measure with high level of precision. You can give some prediction, but the chances of that prediction will be wrong is higher. Okay, then there is something called pseudoscience, which I am not going to cover here. But you should be aware of what is science and pseudoscience. Pseudoscience is which seems like based upon logic but exactly not logic. Okay, which cannot be falsified with evidence is called pseudoscience. जैसे एस्ट्रोलॉजी. ठीक है, एस्ट्रोलॉजी भी सुनने लगता है, उसके पीछे लॉजिक है. ठीक है, वो भी कुछ प्रेडिक्ट करता है, बट इट कैनॉट बी फॉल्सिफाइबल. फॉल्सिफाइबल स्टेटमेंट क्या है कि आई कैन इजीली से दैट द लेंथ ऑफ दिस बोर्ड इज अप्रोक्सीमेटली 4 फीट. हाँ, तो एग्जैक्ट कैलकुलेट करके 4 फीट 2 इंच हो या कुछ हो, आई कैन से इफ समबडी सेज दैट इट इज 6 feet, then that statement can be falsified with evidence. Okay, with some measurement process, with some system. So science is falsifiable. Now साइंस का एक डिस्टिंक्शन ये है एग्जैक्ट इनएग्जैक्ट साइंस. देन
next level of distinction is within exact science, one is studying the living being. तो टू टाइप का ऑब्जेक्ट होता है, वन इज लिविंग एंड वन इज नॉन लिविंग. सो व्हिच इज स्टडिंग एग्जैक्टली द लिविंग ऑब्जेक्ट्स, उसको हम बायोलॉजी बोलते हैं, है ना. व्हाट इज द बायोलॉजिकल प्रोसेस, हमारा डाइजेशन, हमारा देन रेस्पिरेशन, ऑल दोस इज part of biology. Then is non-biological. बायोलॉजी में क्या क्या होता है, एनाटॉमी, बॉटनी, ओके, ऐसे बहुत सारे चैप्टर होता है. एनाटॉमी में लंग्स मतलब रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेशन सिस्टम वगैरह वगैरह. बॉटनी में लाइक फोटोसिंथेसिस, ओके. सो ऑल दोज डिफरेंट डिफरेंशिएशन होता है. नॉन बायोलॉजिकल में दो तरह होता है, एक केमिस्ट्री, एक फिजिक्स, नॉट दो, मैथमेटिक्स ऑल्सो. दीज आर द थ्री बेसिक नॉन बायोलॉजिकल साइंस. ये नॉन बायोलॉजिकल साइंस क्यों है? दिस इज एक्चुअली studying all object irrespective of whether it is a living being or it is a non-living being, right? तो मानो एक एग्जांपल, एक लिविंग बीइंग मैं, ओके, ग्राउंड फ्लोर से कोई हायर फ्लोर में चला गया, मानो कि ग्राउंड फ्लोर से थर्ड फ्लोर चला गया, एंड व्हाट एवर माई वेट इज और व्हाट एवर माई मास इज, एक सेम मास का और एक ऑब्जेक्ट नॉन लिविंग बीइंग, वो उसको भी लेके गया ग्राउंड फ्लोर से थर्ड फ्लोर तक, तो क्या होगा? दोनों का ही सेम पोटेंशियल एनर्जी गेन होगा, है ना. mgh पोटेंशियल एनर्जी गेन सेम होगा. So it doesn't distinguish between any living being or non-living being. Whatever natural law is applicable for a living being, same natural law will be applicable for a non-living being. भाई यहाँ पे वो चीज नहीं है. लिविंग बीइंग में जो एप्लीकेबल है रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेशन सिस्टम, वो नॉन लिविंग बीइंग में नहीं है. ठीक है. केमिस्ट्री. Chemistry is studying the internal structure of matter and how different matters behave in presence of each other in certain condition. Okay, that is called chemistry. Understanding the internal structure of matters and their behavior in presence of each other. Okay, जैसे one atom of H2, one atom of O2, sorry, two atom of H and one atom of O मिलके
इन सर्टेन कंडीशन वाटर फॉर्म करेगा। ठीक है, दैट इज केमिस्ट्री। एंड देन व्हाट इज मैथमेटिक्स? Mathematics is how the numbers behave. Mathematics become the base of other science subject, or even like science means like exact science or inexact science. Economics में और other subject में भी maths use होता है। ठीक है, फिजिक्स को थोड़ा अभी डिफाइन करते हैं। व्हाट इज फिजिक्स? फिजिक्स इज स्टडिंग द नेचर्स लॉ। ओके, स्पेसिफिक discipline within science which studies nature's law. Okay, nature is driven by certain laws. Okay, so that always nature always like discipline. ओके, नेचर एराटिक नहीं है। आज ऐसे है, काल ऐसे है। कभी एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू आज ऐसा है, काल डिफरेंट हो गया, ऐसा नहीं है। तो नेचर फॉलोज अ स्ट्रिक्ट लॉ। ओके, वही लॉ को अंडरस्टैंड करना, एक्सप्लेन करना इज फिजिक्स का काम है। तो फिजिसिस्ट कौन है? नेचर में जितने सारे लॉज है उसको अंडरस्टैंड करना, फाइंड आउट करना और उसको एक्सप्लेन करना एक फिजिसिस्ट का काम होता है। ठीक है, तो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट लॉ, साइंस में कुछ डिफरेंट चीजें होता है। एक होता है थियोरी, होता है लॉ, एक होता है हाइपोथेसिस। व्हाट इज थियोरी? थियोरी इज सम कॉन्सेप्ट or idea which can be proved with fair amount of evidence. ठीक है, there can be some dispute down the line, but when this theory is coming or somebody is theorizing something with some level of evidence, it can be proved. Okay, जैसे बिग बैंग थ्योरी। बिग बैंग थ्योरी क्या बोलते हैं कि यूनिवर्स स्टार्टेड फ्रॉम अ पॉइंट, a very concentrated mass. From there the universe started, and from that point it is almost like 13.8 and 14 billion years ago. From there the space and time का zeroth value है, that means from there space and time started, and then the universe is expanding, it is ever expanding. So that is called Big Bang theory. Then आइंस्टाइन का जनरल रिलेटिविटी थ्योरी और जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। ठीक है, उसके बारे में तो सुना ही होगा कि ग्रेविटेशन जो न्यूटन का कॉन्सेप्ट था, लाइक ऑलमोस्ट लाइक 400 इयर्स, उसको एकदम गस्पेल की तरह हम लोग और उस टाइम पे लोग मानते थे कि दिस इज अनरिफ्यूटेबल। दैट मीन्स उसके बारे में कोई डिस्प्यूट ही नहीं है। ओके, ग्रेविटेशन का थ्योरी। लेकिन आइंस्टाइन
में आके एक जीनियस न्यूटन था और एक जीनियस आइंस्टाइन 1915 में आके वो ग्रेविटेशन का थियोरी को पूरा उल्टा पुल्टा कर दिया एंड ही प्रूव दैट ग्रेविटेशन इज नॉट ए फोर्स एट ऑल. ओके, स्पेस टाइम कर्व में एक डिस्टॉर्शन हो जाता है when it comes close to a big mass and that generates gravity. Okay, कुछ बहुत deep concept है. We are not going to cover in any of the chapter in class 11 or class 12. We will study the classical theory of gravity only. Gravitation का एक पूरा chapter है that will cover, but this is to give some understanding that theory क्या होता है. ये बिग बैंग थ्योरी का भी you can get some level of evidence to prove that the Big Bang really happened. General theory of relativity इसका भी कुछ explanation है, but there are cases. Now after Einstein, it has been found that there are cases when this Big Bang theory is failing to explain. Okay, but still it is accepted today with some level of dispute. Then डार्विन का थियोरी ऑफ इवोल्यूशन of evolution which talks about natural selection, right? These are theory. When these theories are backed by strong evidence and mathematical formulas, then it becomes a law. Okay, so theory का next level is law, backed by strong evidence and mathematical फॉर्मूला. ठीक है, जैसे न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, लॉ ऑफ ग्रेविटी, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन. ठीक है, लॉ ऑफ मोशन क्या है? वी ऑलरेडी नो दैट if unless a force is applied, a particle is in motion state of rest or in state of motion will continue to be in the same state. Okay, then second law of motion, the change of momentum will be directly proportional to the force applied and it will be in the same direction when in which the force is applied. ठीक है, तो उससे क्या आता है? Force equals to mass into acceleration. So this theory is supported by a strong mathematical formula, then it becomes a law. Similarly, force gravitation G m1 m2 by r square, where m1 m2 are two masses and the gravitation force is dependent on the two mass. Gravitation force between two bodies are dependent on their mass and their distance in this relationship, and G is the universal gravity constant of gravitation. Okay, so this becomes law. Hypothesis is some kind of assumptions, okay, which cannot be proved directly, but if we assume those as true, then we can explain lot of different natural phenomena. Okay, so from here comes that what is scientific attitude and scientific approach. So as we mentioned that science doesn't depend on any personal preferences or personal likings, personal bias. So scientific attitude is studying a natural phenomena. Scientific
attitude. Studying a natural phenomena unbiased, okay? That means you should not be biased towards anything. Then uninfluenced. Even it need to question the existing belief or existing understanding, then also the scientific attitude should not change. You should question. You should question every time and try to falsify. Okay. So unbiased already explained. अनइन्फ्लुएंस्ड क्या है? तो पहले जैसे 500 years ago, 600 years ago, everybody used to think that earth is stationary and sun is, or everything else is rotating around earth. That was kind of a religious belief. Now we know that many people disputed that Copernicus, Galileo with some level of evidence. So they actually questioned the existing belief. ठीक है? Then we have just given an example that Newton's law of gravitation was almost like 400 years, starting from 1600 century to 1600 to beginning of 20th century. Everybody was thinking that it is undisputable. Okay, it is almost like a gospel. But Einstein started questioning that, and then he found another explanation to define many other phenomena. Okay, now whatever is surrounding us, whatever we are observing, to explain that, Newton's law of gravity is more than enough. But if we expand that, then you will see that it is not enough, and then we need explanation from Einstein, that is theory of general relativity. So it has to be uninfluenced. So you have to question the existing belief, existing theories, existing laws, existing hypotheses. ऐसा और एक एग्जाम्पल है कि रादरफोर्ड एक एटॉमिक स्ट्रक्चर का एक मॉडल दिया था. देन it could not explain certain thing. It could explain certain part or certain evidences, but Niels Bohr figured out that it could not explain certain questions. Okay, so that means certain question का answer वो explanation से नहीं मिल रहा है. Then he revised the model of Rutherford and he came out with the another structure or model of atomic structure. Okay, then Niels Bohr का भी change हो गया. Okay, so science is, because of this scientific attitude, you are always questioning the existing one and trying to find out a new answer or better answer which can explain the question is better way. That's why science is ever evolving. Science is ever evolving. Even something seems like final today, undisputable, irrefutable, it may be that some genius will come, will start thinking completely differently, and then a new explanation will come. So, what is from that? The next one is scientific approach. Scientific approach. So जैसे बोला साइंस क्या है? A systematic study of natural phenomena and then analyze it reasoning and find out an answer to a question. Okay, so systematic study. So system क्या है? First is gather lot of evidences.
Is it always that something it is released, then there is a free fall? Try to find out lot of evidence. Find out an explanation. Find out an explanation which, or first, not find out an explanation, first analyze all of them. In what situation those are happening? Okay. Is there any exception to that, or it is happening always? Okay. Analyze them. Then find an explanation. Why it is happening, which can justify or which can explain all these evidences. Then find out the law or the mathematical formula behind that. Find out the law, the mathematical formula or governing principle, okay, behind that. That means find out the theory, find out the law, find out the hypothesis, okay, which will support your explanation. And finally, revisit the explanation when new evidences are coming. That means when you are gathering new evidences, you will have to revisit your existing explanation and see whether it is still can explain with the same level of precision using those formula, laws or theories, laws or hypotheses, that it is the explanation is still valid or not. Okay, so this is the cycle, and in this cycle science is always evolving. Okay, so ये तुम्हें थोड़ा अंडरस्टैंड करना पड़ेगा if science or technology or something which is base of your career, because that kind of discipline needs to be imbibed in you so that you actually grow in your career. ओके तो साइंस के लिए ये जो चैप्टर है, कोई क्वेश्चन नहीं आएगा शायद तुम्हारे कोई एग्जाम में. इसमें कोई मैथमेटिकल फॉर्मूला भी नहीं है, नथिंग है, जस्ट कॉन्सेप्चुअलाइजिंग साइंस, फिजिक्स एटसेट्रा, एंड तुम्हें कुछ आइडिया देने के लिए. तो इसको थोड़ा धीरे से समझो. ओके, इजी है, बहुत इजी है, बट ये कल्चर को डेवलप करना है तुम्हारे अंदर इफ science is your career. Okay, so scientific attitude, scientific approach is covered. What is physics, that also covered. Laws, hypothesis, theory क्या है, how science is always evolving. Okay, now what we'll study in next 2 years, class 11 and class 12 में. 2 साल तो पूरा नहीं मिलता, एक बड़ा सिलेबस है, बट इफ यू स्टडी इट सिस्टमेटिकली आई थिंक इट विल बी इजी. एंड मेरा ये पर्पस रहेगा कि ये देसी स्टाइल क्लासरूम में आई डोंट लाइक टू यूज स्मार्ट बोर्ड और एनीथिंग, सो दैट इट कैन बी ऑलवेज स्पॉन्टेनियस एंड ऑलवेज फ्री फ्लोइंग. ओके, सो मैं जैसे जैसे यही क्लास मैं नेक्स्ट टाइम लूंगा तो ये थोड़ा डिफरेंट हो जाएगा, क्योंकि वॉट एवर कमिंग इन द फ्लो आई विल जस्ट गो अहेड विद दैट. बट बाकी इसमें क्या होता है कि आई विल बी जस्ट रीडिंग आउट फ्रॉम व्हाट इज रिटन देयर, एंड वो मेरे को ज्यादा नहीं होता. ठीक है, सो व्हाट विल स्टडी फर्स्ट इज मैकेनिक्स. ओके, mainly classical physics, motion in straight line,
motion in straight line, then motion in circular motion, ideas of different kind of friction force including friction. So force का idea, friction क्या है, centripetal forces, centripetal forces. ठीक है. Okay, then we'll study laws of gravitation. Okay, सर्कुलर मोशन के बारे में ऑलरेडी बोल दिया. फोर्स, पावर का कॉन्सेप्ट, एनर्जी और वर्क डन. Then we'll study some bulk matter like fluid, then stress strain analysis. So stress strain analysis क्या है कि when force applied on a body, it can have acceleration or it can get deformed. Okay, so when it get deformed, that is called stress and strain analysis. Then mechanics के बाद आएगा thermal properties. थर्मल प्रॉपर्टीज में क्या है? सो हीट एंड टेम्परेचर. तो हीट एनर्जी का इफेक्ट एटसेट्रा इसके बारे में बात करेंगे हम लोग. देन दोनों को मिला के थर्मोडायनामिक्स. Thermodynamics is studying of heat engine. That means you heat something which gets converted, the heat energy gets converted into mechanical energy. So जितने सारे steam engine है और जो भी vehicle है, we use fuel gets burned, heat energy is generated, heat energy is getting converted into mechanical energy. तो ये एक्चुअली स्टार्ट हुआ था प्राइमरीली सादी कार्नट बोल के एक बहुत यंग साइंटिस्ट फ्रॉम फ्रांस, फ्रॉम पेरिस. ओके, सो ही डिस्कवर्ड कार्नट साइकिल विच इज अ आइडियल साइकिल और कार्नट इंजन. ठीक है, तो विल स्टडी लॉज ऑफ थर्मोडायनामिक्स. देन विल स्टडी ऑप्टिक्स which is light, propagation of light ka theory, then reflection, refraction, then wave theory. Okay, interference, then other properties. Next is atomic structure, nuclear structure, and brief of quantum physics. Quantum physics क्या है कि ये सारे के सारे primarily which is called classical physics. Classical physics is good enough to explain all the natural phenomena which we are observing around us. हमारे चारों तरफ जो हो रहा है, जो घटनावली जो घट रहा है उसको एक्सप्लेन करने के लिए the classical physics is more than enough, and this is also good enough to invent some machine which is helping us in day-to-day life. Okay, but when you go to atomic level,
इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर क्या है, वो तो हम लोग देख नहीं सकते। ओके, तो उस लेवल पे जो स्टडी होता है वो क्वांटम फिजिक्स बहुत डीप कॉन्सेप्ट है। एंड वहां पे ऑलमोस्ट इट विल लुक लाइक वी आर टॉकिंग अबाउट फिलोसॉफी। तो बिफोर न्यूटन और बिफोर ये वेस्टर्न स्टाइल का जो फिजिक्स और साइंस का स्टडी चालू हुआ है, उसके पहले क्या था कि साइंस एक डिफरेंट मेथड से एक्सप्लोर किया जाता था। तो उसको बोलता था फिलोसॉफिकल साइंस, क्योंकि हमारे इंडिया में भी और अदर सिविलाइजेशन में भी साइंस का स्टडी होता था और फिजिक्स का स्टडी होता था, उसको बोला जाता था फिलोसॉफिकल साइंस, क्योंकि उसको फिलोसॉफी के लेवल पे स्टडी किया जाता था। ओके, तो क्लासिकल फिजिक्स जो न्यूटन के साथ ये क्लासिकल फिजिक्स चालू हुआ है, वो कुछ क्या है कि थोड़ा बहुत स्ट्रक्चर्ड डिसिप्लिन बना दिया। नाउ दैट वाज सफिशिएंट फॉर आवर डे टू डे लाइफ। जैसे जैसे लास्ट सेंचुरी में क्वांटम फिजिक्स और थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी ये आ गया, तो ये ऑलमोस्ट फिर से वो फिलोसॉफिकल लेवल पे चला गया। ठीक है, क्या हो रहा है ब्लैक होल में, वी कैनॉट डायरेक्टली सी। क्या हो रहा है ये पूरा यूनिवर्स में, दैट वी कैनॉट सी। सो दैट लेवल पे और इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के लेवल पे, दोज आर वेरी डिफरेंट फिनोमेना देन व्हाट इज हैपनिंग एट आवर लेवल, completely different. Okay, so light, we know that it follows rectilinear motion, that is in straight line। दो पॉइंट के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ट्रेवल करेगा लाइट, and that has to be a straight line। But when we talk about theory of general relativity, light also bends। okay, क्योंकि स्पेस टाइम ग्राफ जो है दैट इज नॉट ऑलवेज फ्लैट। थोड़ा सा एग्जांपल दे रहा हूं, डरने का कोई बात नहीं है। किसी को अगर इंटरेस्ट है तो इसके ऊपर बहुत सारे वीडियोस एंड यूट्यूब ब्लॉगर है जो उसको ब्रीफ दिया है। आई एम जस्ट वांट टू गिव यू सम एग्जांपल सो दैट यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। ओके, तो क्वांटम फिजिक्स एंड थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, रिलेटिविटी का एक पूरा इंस्टीट्यूशन हो गया, क्वांटम फिजिक्स का एक डिफरेंट इंस्टीट्यूशन हो गया। देयर आर टू डिफरेंट प्रिंसिपल which contradicts with each other a lot, but both are at the very philosophical level, which very conceptual level, which gives lot of evidence in their own support। okay, so ये दोनों stream almost parallel चल रहा है, but we will study primarily the classical physics here। we will in towards the end you will get a small glimpse of quantum physics इन योर सिलेबस। ठीक है, तो फाइनली नेचर में क्या क्या फोर्स है। नेचुरल फोर्स, ओके, वन इज फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। what we are covering is natural forces which are always there in the nature। ठीक है, फोर्स क्या है, which changes the state of rest or state of motion, okay, in a matter। तो ये न्यूटन का पहला फर्स्ट लॉ है। तो nature is already there, I am pushing this board, it is not natural, I am just applying and it will get over when I stop pushing। okay, now force of gravitation is because of mass। the force of gravitation comes into play, two mass m1 and m2, m1 and m2 इसके बीच में
डिस्टेंस अगर r है तो there will be a force between the two which is g into m1 into m2 by r square. ये न्यूटन का लॉ है and it will apply in the shortest distance between the two which is the straight line. Okay, so this is the force of gravitation. Why it is coming? Because of mass. Anything has mass, it will experience force of gravitation or it will participate in this force of gravitation. Okay, and it is always an attractive force. Okay, then electromagnetic force. ये होता है कब? दो चार्ज के बीच में और दो मैग्नेटिक पोल के बीच में. मान लो ये चार्ज है एक, अनदर चार्ज बॉडी, इसके बीच में once again what will be the force? This is a constant in the media, then q1 q2 by r square. Similarly, दो पोल के बीच में, मैग्नेटिक पोल के बीच में भी सिमिलर काइंड ऑफ फोर्स रहेगा. एंड मैक्सवेल बोल के एक साइंटिस्ट है जो दिखाया कि इलेक्ट्रिक फोर्सेस एंड मैग्नेटिक फोर्सेस आर नथिंग बट सिमिलर फिनोमेना एंड लाइट इज ए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव. ओके, उसका एक कंपोनेंट इलेक्ट्रिक वेव भी है, एक कंपोनेंट मैग्नेटिक वेव भी है. एंड एक जगह पे जाके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फीचर बिकम्स सिमिलर फीचर और सिमिलर फिनोमेना. ओके, तो इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स. देन स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स. दिस इज एक्चुअली एट द लेवल ऑफ न्यूक्लियस. सो न्यूक्लियस में क्या है? प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है. एंड प्रोटॉन, मेजॉरिटी ऑफ द matters are having multiple proton, more than one proton. And proton क्या है? Positively charged. Positively charged should always repel. Still न्यूक्लियस क्यों स्टेबल है? न्यूक्लियस बहुत स्टेबल है. न्यूक्लियस को ब्रेक करने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ेगा. इट इज नॉट वेरी इजी टू ब्रेक न्यूक्लियस. एंटायर केमिस्ट्री में क्या होता है? ओनली इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज, नथिंग एल्स. ऑल द रिएक्शन हो रहा है, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन मिल के वाटर बना रहा है, और एनीथिंग एसिड और बेस के बीच में जो रिएक्शन होकर सॉल्ट एंड वाटर बनता है, एवरीथिंग इज एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन, नथिंग एल्स. इन द एंटायर प्रोसेस न्यूक्लियस इज नॉट चेंज. न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर कुछ नहीं चेंज होता. न्यूक्लियस जैसा है वैसा ही रह जाता है. तो इतना स्टेबल क्यों है? जबकि उसके बीच में, उसके अंदर प्रोटॉन होता है, दोज आर ऑल पॉजिटिवली चार्ज्ड. तो राज क्या है? तो ये कॉन्सेप्ट है कि एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स इज वर्किंग among the nucleons. Nucleons means which is residing within nucleus, that is proton and neutron. तो एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स काम करता है, उसके वजह से दे आर वेरी स्टेबल. ओके, देन वीक न्यूक्लियर फोर्स. सो वीकली न्यूक्लियर फोर्स क्या है? उसके पहले डाल्टन का मानना था कि सबसे छोटा मैटर का सबसे छोटा कंपोनेंट जो है वो है एटम. लेकिन बाद में पता चला कि वो ही खत्म नहीं है. एटम के अंदर भी और भी पार्टिकल है, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन. देन फिर पता चला कि दैट इज ऑल्सो नॉट एंड ऑफ इट. न्यूक्लियस से न्यूक्लियस जो है अल्फा एंड बीटा पार्टिकल रिलीज करता है. ठीक है,
तो प्राइमरीली ये बीटा पार्टिकल के बीच में जो न्यूक्लियर फोर्स काम करता है वो वीक होता है, ठीक है। तो उसको बोलते हैं न्यूक्लियर फोर्स। तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स इज बिटवीन nucleons and this is between beta particle when they gets emitted, ठीक है। Now this one is the strongest force in the universe, and this one is the weakest force in the universe, ठीक है। ये दोनों इस दोनों के बीच में, बट दिस इज द स्ट्रॉन्गेस्ट वन, बस उसका स्फीयर बहुत कम है, दैट इज only can experience within the nucleus, that also एक न्यूक्लियन का जो न्यूक्लियर फोर्स है इज ओनली ऑन द विसिनिटी ऑफ दैट, ठीक है। न्यूक्लियस अगर बड़ा है उसमें बहुत सारे प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन है, तो नॉट दैट ईच एंड एवरी प्रोटॉन न्यूट्रॉन विल एक्सपीरियंस द न्यूक्लियर फोर्स फ्रॉम ईच अदर, सारे के सारे में ये न्यूक्लियर फोर्स अप्लाई नहीं करेगा, ओनली इन द विसिनिटी। सो इतना ही स्मॉल है, न्यूक्लियस पूरा भी कवर नहीं होता है, इतना छोटा स्फीयर है, बट एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग, द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स इन द यूनिवर्स। दिस वन इज द वीकेस्ट वन। ये बोर्ड और मेरे बीच में भी एक ग्रेविटेशन फोर्स अप्लाई हो रहा है, it is actually working, but we cannot even feel because our mass is so small, okay। But this is एकदम like most important force in this universe, इसी के वजह से यूनिवर्स है, यूनिवर्स स्टेबल है, ओके। ये सन के अराउंड जो ऑल सारे प्लैनेट रिवॉल्व हो रहा है, अर्थ के अराउंड मून रिवॉल्व हो रहा है, और सारे के सारे गैलेक्सी जहां पे है, एंड दे आर फॉलोइंग द सेम पाथ फॉर several billion years till the point, I mean, starting from the beginning till the end, okay। everything is because of force of gravitation। इसका एरिया बहुत बड़ा है, इंटायर यूनिवर्स इट इज स्प्रेड, ओके, बट इट इज द वीकेस्ट वन, ठीक है। तो साइंस स्टडी में दो तरह का प्रिंसिपल होता है, जैसे बोला कि ये लॉज है, थ्योरीज है, हाइपोथेसिस है। तो दुनिया में बहुत सारे नेचुरल फिनोमेना है, ऐसा तो नहीं हो सकता है कि फॉर एवरी नेचुरल फिनोमेना यू विल कम अप विथ समथिंग, सम न्यू थ्योरी, न्यू लॉ, ओके। तो देयर आर ओनली लिमिटेड नंबर ऑफ laws and theories which can explain multiple natural phenomena। तो उसको बोलते हैं यूनिफिकेशन। Unification is a process by which a common laws of physics can explain multiple natural phenomena, okay। is a process which explains multiple natural phenomena with common laws of physics, ठीक है। मानो के conservation of energy, laws of conservation of energy। तो लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या बोलते हैं कि
Energy is not created, energy is not destroyed, energy is always converted from one form to another form. Okay, so that can explain the natural phenomena of pendulum movement, that can explain Bernoulli's theorem in fluid mechanics. Okay, I'm just giving the name, I'm not explaining it because that will be too much for first day class. Okay, that will explain the second law of thermodynamics. Thermodynamics में आज एक glimpse दिया है कि heat engine which converts the heat energy to mechanical energy, right? So many other natural phenomena can be explained by a single law. Okay. Similarly, law of gravitation that can explain वो pendulum का movement वहां पे भी होता है, and then the earth का rotation around sun, moon का rotation around earth, or all the planet. So all the planetary movement can be explained by the same law of gravitation. Okay. So one law of conservation of energy, one law of gravitation is explaining multiple different natural phenomena. So this is called unification, and then called something called reductionism. Okay, concept almost the same. Reductionism is like breaking down a complex system. बाकी क्लासिकल फिजिक्स में ना मैक्सिमम क्या होता है कि व्हेन वी आर स्टडिंग समथिंग वी आर कंसीडरिंग इज ए पार्टिकल मास. ओके, अ पार्टिकल मूविंग इन स्ट्रेट लाइन, अ पार्टिकल मूविंग इन ए सर्कुलर मोशन, अ पार्टिकल स्लाइडिंग डाउन अ सरफेस. ओके, तो जो भी है पार्टिकल बोलो या ब्लॉक बोलो और लिफ्ट मूविंग अप एंड डाउन और एक आदमी गोइंग अप एंड डाउन, एवरीथिंग इज कंसिडर्ड एज ए पार्टिकल मास. लेकिन एक कॉन्सेप्ट होता है कि बल्क मैटर इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ पार्टिकल्स. ओके, तो दैट बिकम ए कॉम्प्लेक्स सिस्टम. सो कॉम्प्लेक्स सिस्टम को क्या करना पड़ेगा? Okay, we'll have to break down into simple system and apply the laws of physics and then find out how the entire complex system is working. Okay, तो एक एग्जांपल यूनिफिकेशन का मैं दे रहा हूं, एक एग्जांपल और एनालॉजी, नॉट एग्जांपल. यूनिफिकेशन क्या बोलता है? यूनिफिकेशन इज समथिंग लाइक मास्टर की. जैसे घर में यू हैव डिफरेंट कीज फॉर डिफरेंट डोर्स और डिफरेंट वार्डरोब्स. ओके, एक होता है मास्टर की. होटल में ऐसा होता है मास्टर की से दैट कैन ओपन एवरी रूम. सो एवरी रूम हैज डिफरेंट कीज, बट यू कैन हैव ए मास्टर की which can open all the doors. Okay, so unification is one single law that will open the key of all the questions related to multiple different natural phenomena. Okay, so that is unification. and इसका एनालॉजी किया है कि कोई इलेक्ट्रॉनिक गुड्स ले लो, एक टीवी या स्मार्टफोन, तो वो एक बहुत कॉम्प्लेक्स सिस्टम होता है. तो उसको स्टडी करने के लिए क्या है, उसका एक एक सर्किट एक एक कंपोनेंट को स्टडी करना पड़ेगा. once those are studied, then you can understand the functioning of the final complex product. तो यहां पे भी ये जो रिडक्शनिज्म है, रिडक्शनिज्म इज ए प्रोसेस, यूनिफिकेशन का डेफिनेशन लिख दिया था, इज ए प्रोसेस टू break down a complex system into smaller and simpler
components and study the laws of physics on the simpler components to understand the behavior of the composite system. Now एक एग्जाम्पल क्या है? यू आर हीटिंग समथिंग, ओके, उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है. क्यों होता है? बिकॉज ऑफ द हीट सप्लाइड, ऑल द पार्टिकल्स, दैट मीन्स द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, एक जो बाल्क मैटर है, बाल्क मैटर इज एक्चुअली अ कंपोजिट पार्टिकल. उसके अंदर बहुत सारे कंपोजिट मैटर, उसके अंदर बहुत सारे पार्टिकल होता है. तो ये जो हीट सप्लाई होता है, वो हीट के कारण ईच एंड एवरी पार्टिकल का काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाता है. काइनेटिक एनर्जी बढ़ने से उसका वेलोसिटी बढ़ जाता है. वेलोसिटी बढ़ जाने से क्या होता है? आपस में बहुत ज्यादा टकराते हैं. ओके, क्योंकि देयर इज ऑलवेज ए ब्राउनियन मोशन इनसाइड मैटर. So all those particles are moving in all different direction and they are continuously hitting each other. That means colliding each other. Collision बढ़ जाता है तो ऑटोमेटिकली उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है. तो यू आर एक्चुअली ब्रेकिंग डाउन, एक सिंपल एग्जांपल दिया, ब्रेकिंग डाउन अ मैटर इनटू मल्टीपल स्मॉल स्मॉल कंपोनेंट्स, एंड एक कंपोनेंट्स को तुम स्टडी करके उसको, उसका जो बिहेवियर है उससे यू विल फाइंड आउट द बिहेवियर ऑफ द कंपोजिट सिस्टम. तो क्या है? टेम्परेचर इज नथिंग बट द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ इट्स कंपोनेंट्स. तो काइनेटिक एनर्जी किसका है? एक स्मॉल कंपोनेंट का है, which is a smaller part within the composite system. तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगा. एवरेज काइनेटिक एनर्जी सबका जो पार्टिकल मिला के है वही होगा ये मैटर का, कंपोजिट सिस्टम का टेम्परेचर है. ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड रिडक्शनिज्म. तो दोनों का ही पर्पस सेम है कि एक का पर्पस है कि सिंगल लॉ which will govern multiple natural phenomena, and another is single or simple law which is applicable for a smaller system is actually applicable in a macro system also. Macro means which is a combination of multiple things. ठीक है, तो साइंटिस्ट का मानना है कि one day we'll find one single law or one single theory which will explain everything in this universe. तो अभी तक तो पता नहीं है, शायद किसी दिन आ जाएगा, वो पता नहीं है, लेकिन उसका नाम अभी से हो गया है, that is called theory of everything. Okay, so one single law or one single theory will explain every natural phenomena, और वन सिंगल फोर्स को हम लोग डिफाइन कर सकते हैं, दैट विल डिफाइन और दैट विल एक्सप्लेन फोर्स ऑफ ग्रेविटी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स और न्यूक्लियर फोर्स, एवरीथिंग. ओके, अभी तक के लिए जितना है कि दीज आर द नेचुरल फोर्सेस है, देन दीज आर देयर आर लिस्ट ऑफ लॉज ऑफ फिजिक्स एंड थियोरीज. ओके, दैट विल स्टडी इन क्लास 11 एंड 12. वो एक सिंगल थ्योरी आ जाएगा और सिंगल फोर्स के बारे में पता चल जाएगा, तो तुम्हारा 11-12 का सिलेबस बहुत कम हो जाएगा और हम लोगों को भी एक या दो क्लास में खत्म कर सकते हो. टिल देन we'll have to study the different laws and different theories separately. Okay, जैसे नेचुरल फोर्सेस है, फोर्स ऑफ नेचर जिसको बोला जाता है, वैसे कुछ थ्योरी है यूनिवर्सल थ्योरी. जैसे
conservation of energy. Similarly, conservation of mass. तो एनर्जी जैसे मास भी cannot be created, cannot be destroyed. It is only converted from one shape to another. Okay? एनर्जी भी सेम, मास भी सेम, एंड ये दोनों को मिला के once again in the classical physics, that means which is dealing with objects surrounding us, this is sufficient to explain those. But once again Einstein यहाँ पे आके दोनों को मिला दिया, conservation of energy and mass. ठीक है, तो आइंस्टाइन आके बोला कि मास इज नथिंग बट अ पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ एनर्जी. ये आइंस्टाइन है ना, आइंस्टाइन जब around 1910-15 he was studying something or he theorized all these concepts, everybody thought that it is too radical. Okay, कोई मानने के लिए तैयार ही नहीं था उस टाइम में. Okay, even somebody ridiculed him for this kind of concept, but वो रुके नहीं, because साइंस का वही आइडिया है कि ऑलवेज चैलेंज द एग्जिस्टिंग नॉलेजेस, एग्जिस्टिंग थ्योरीज, एग्जिस्टिंग आइडियाज, ऑलवेज बी अनइन्फ्लुएंस्ड. ऐसा नहीं है कि 400 साल कोई लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को गॉस्पेल माना तो उसको तुम्हें भी मानना पड़ेगा. यू शुड स्टार्ट क्वेश्चनिंग द एग्जिस्टिंग नॉलेज, एग्जिस्टिंग आइडिया, तभी साइंस आगे बढ़ेगा. तो conservation of energy and mass. Similarly, conservation of linear momentum, conservation of angular मोमेंटम. ठीक है, ये कुछ कंजर्वेशन थ्योरी है. ओके, साइंस का मानो के कभी कभार होता है कि कोई थ्योरी, कोई पोस्टुलेट अभी किसी ने डिस्कवर किया और कुछ एक्सप्लेनेशन देने के लिए उस टाइम में ज्यादा एविडेंस कुछ नहीं मिला, तो वो बैक बर्नर में चला गया. दैट मीन्स उसको लेके कोई ज्यादा स्टडी नहीं किया. वैसे ही होता है बहुत ज्यादा ये क्वांटम फिजिक्स में. तो क्वांटम फिजिक्स में एक कॉन्सेप्ट था अप्रोक्सीमेटली 1940s 1950s उस टाइम में. हाँ, कोलंबिया यूनिवर्सिटी में एक साइंटिस्ट स्टडी करके क्वांटम एंटेंगल स्टेट बोल के एक थ्योरी लाया था. और उस टाइम में जो एविडेंस दिया था दैट वाज नॉट सफिशिएंट दैट द साइंटिफिक साइंस का जो फैकल्टी है वो एक्सेप्ट कर लेगा. तो दैट वाज नॉट एक्सेप्टेड, इट वाज नॉट कंप्लीटली डिस्कार्डेड आल्सो. ओके, बट 2022 मतलब यही सेंचुरी में आके 3 साइंटिस्ट उसको gave more evidences and then finally this quantum entangled state got acceptance. ठीक है, तो ये भी स्टोरी है कि when something get discarded because enough evidence is not there to support the explanation, then it doesn't get the importance, but somebody else will find out enough evidence to back that particular explanation, then it gets accepted. तो वो तीनों साइंटिस्ट का नाम मैं अपने नोट्स में लिख के रखा है. एलेन एस्पेक्ट्स,
जॉन क्लाउजर, ये थोड़ा डिफिकल्ट नेम है हमारे इंडियन के लिए। एंटन एंटन जेलिंगर। ठीक है, तो और एक क्वेश्चन है कि साइंस जो भी अभी तक का एग्जाम्पल दिया है, तो दोज आर ऑल गुड थिंग्स, ओके, गुड फॉर द सोसाइटी, गुड टू नो काइंड ऑफ, सो दैट इट हेल्प्स us, हेल्प द सोसाइटी, हेल्प्स द सिविलाइजेशन। लेकिन उससे अलावा भी कुछ और भी डिस्कवरी होता है और भी इन्वेंशन होता है। apparently those may not be good for human society, those for the civilization। ठीक है, तो साइंटिस्ट का क्या मॉरल ड्यूटी है कि इफ ही डिस्कवर समथिंग और इन्वेंट समथिंग which is not good for the society, then he should reveal this, he should publish this, or he should keep it to himself only। Okay, the question is, science and scientists should be blind। Okay, he should not be worried or he should not be thinking ke whether ye is a good thing for the society, good thing for the public, or there can be a adverse impact to the society। यहाँ पे थोड़ा गीता का कॉन्सेप्ट है, अपना कर्म करते जाओ, ओके, फल के बारे में मत सोचो। तो व्हाट विल बी द फ्रूट ऑफ योर वर्क to yourself or to the society, you don't need to think of that, you should be always concentrating on new discovery, that means new answer to a question। तो दो एग्जांपल मैं दूंगा यहाँ पे। किसको मालूम है अल्फ्रेड नोबेल के बारे में? अल्फ्रेड नोबेल इज वन साइंटिस्ट जिसके नाम पे अभी नोबेल प्राइज दिया जाता है, साइंस में, इकोनॉमिक्स में पीस अवार्ड दिया जाता है। तो अल्फ्रेड नोबेल क्या डिस्कवर किया था? डायनामाइट। ओके, सो उसको लगा कि डायनामाइट जैसे ऐसे खतरनाक चीज विच कैन डिस्ट्रॉय सो मेनी थिंग्स, इट इज, उसके उसके साथ उसका नाम जुड़ा रहेगा। तो ही थॉट दैट आई शुड क्लींस माई नेम, एंड देन सबको लगे कि अल्फ्रेड नोबेल के नाम सुनते ही उसको डिनामाइट के वजह वो नोबेल प्राइज के नाम पहले याद आए। ठीक है, तो इसीलिए वो नोबेल प्राइज चालू किया था। लेकिन डिनामाइट आज क्या है? डिनामाइट इज नॉट ओनली गुड फॉर डिस्ट्रक्शन, इट इज ऑल्सो नेसेसरी टू क्रिएट वेज, और रास्ता बनाने के लिए, रेल लाइन बनाने के लिए पहाड़ में, और सम अनइजी टेरेन में जहां पे जाना मुश्किल है, जहां पे साफ करना मुश्किल होता है, वहां पे डिनामाइट यूज करके आज बहुत सारे हाईवेज बन रहा है, बहुत सारे रेलवे नेटवर्क बन रहा है, वो डिनामाइट के यूज करके। फिर ओपेनहाइमर, जिसको बोलता है फादर ऑफ एटम बम, ओके, तो ओपेनहाइमर मूवी शायद तुमने देखा है, और यूट्यूब में भी एक वीडियो है जहां पे ही वाज एक्सप्लेनिंग दैट व्हेन द फर्स्ट experiment was happening on nuclear bomb in US, he was chanting from Gita that I am the destroyer. How Krishna is saying to Arjun that I am the destroyer. So यहाँ पे उसके दिमाग में भी वो गीता का वाणी चल रहा था कि as a scientist he is only responsible to invent something or discover something and take the human society along with the path of science। ओके, साइंस के रास्ते में प्रोग्रेस करने के लिए उसका जो कंट्रीब्यूशन है, दैट इज ओनली हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी। वॉट एवर इज द आउटकम, वॉट एवर इज द इम्पैक्ट, दैट हैज टू बी लेफ्ट टू फ्यूचर। वो फ्यूचर डिसाइड करेगा कि सोसाइटी डिसाइड करेगा कि उस इन्वेंशन को काम में क्या करना है। तो सेम न्यूक्लियर फिशन
न्यूक्लियर फिशन का जो कॉन्सेप्ट है उसको काम में लगा के आज न्यूक्लियर एनर्जी भी क्रिएट होता है, दैट इज हेल्पिंग इन प्रोडक्शन ऑफ energies and which is helping in our energy needs. Okay, so as a scientist nobody should think that I should be finding out only good things as per his judgment. Okay, यहाँ पे एक चीज साइंटिस्ट को ऑलवेज ब्लाइंड होना पड़ेगा and he should be non-judgmental, not only to his own preferences, his moral position, his ethical position, सब कुछ छोड़ के उसको एकदम ब्लाइंड होना पड़ेगा एंड his duty is to find answer to the question and challenge already existing knowledge. Always find out that whether the existing knowledge is sufficient enough to give answer to the new evidences coming, new discoveries happening, and whenever that is happening, discard or modify the existing knowledge. Okay, तो ये था साइंस का थोड़ा डिसिप्लिन के बारे में थोड़ा सा ग्लिम्स. तो फिजिक्स हम लोग क्या पढ़ेंगे, आगे जाके फिजिक्स पढ़ेंगे. तो फिजिक्स क्यों पढ़ेंगे? फिजिक्स मानो के बेसिक ऑफ मेनी अदर स्ट्रीम्स ऑफ साइंस. ठीक है, आगे जाके तुम क्या करोगे, आइदर इंजीनियर बनोगे या डॉक्टर बनोगे या आईटी में जाओगे या फिजिक्स को लेके हायर स्टडी करोगे. तो इफ यू वांट टू बिकम इंजीनियर, engineer means dealing with multiple different machines or inventing some new machines. Machines are based upon all different laws of physics. Okay, वो हीट इंजन बोलो या डिफरेंट मशीन बोलो, कुछ भी बोलो. ठीक है, तुम ऑटोमोबाइल में जाओगे विच इज बेसिकली मैनिफेस्टेशन ऑफ हीट इंजन. ओके, और तुम इलेक्ट्रिकल इंजीनियर बनोगे तो तुम्हें इलेक्ट्रिकल सर्किट के बारे में पता होना पड़ेगा. Right, so engineering is talking about multiple different machines which is actually dealing with multiple different laws of physics. It can be electrical, it can be thermodynamical, it can be mechanics. ऑटोमोबाइल में मैकेनिक्स को भी पता चलना पड़ेगा, थर्मोडायनामिक्स को भी पता चलना पड़ेगा. Okay, if you are going to study IT, then you know that computers are made of chips which is nothing but semiconductor. So सेमीकंडक्टर के बारे में एक पूरा का पूरा चैप्टर है यहाँ पे. इफ यू आर गोइंग टू स्टडी मेडिकल, इवन टूडेज वर्ल्ड ऑल द मेडिकल इक्विपमेंट्स आर नथिंग बट इंजीनियरिंग वंडर्स. ओके, टुडे ऑपरेशंस भी होता है, एंजियोप्लास्टी, एंडोस्कोपी, मेरे को ज्यादा मालूम नहीं है मेडिसिन के बारे में, बट आई नो दैट ऑल दोज थिंग्स आर डन थ्रू यूजिंग डिफरेंट काइंड ऑफ मशीन. तुम्हारा ब्लड टेस्ट होता है, एक्सरे होता है, एवरीथिंग इज, नथिंग इज मैनुअल, ऑलमोस्ट नथिंग इज मैनुअल टुडे इन मेडिकल साइंस. तो मेडिकल साइंस का भी बेसिस है और जो फाउंडेशन है उसका फाउंडेशन है डिफरेंट काइंड ऑफ मेडिकल इंस्ट्रूमेंट. तो मेडिकल काइंड ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स इज नथिंग बट इंजीनियरिंग वंडर, एंड इंजीनियरिंग जैसे बोला इज बेस्ड अपॉन डिफरेंट लॉज ऑफ फिजिक्स, है ना. तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट फिजिक्स का कॉन्सेप्ट तुम्हें पता है, फिजिक्स का एटलीस्ट सम लेवल ऑफ डिफरेंट लॉज ऑफ फिजिक्स कैसे काम करता है और किस लेवल पे काम करता है वो पता होना चाहिए टू स्टडी एनीथिंग रिलेटेड टू फिजिक्स, इवन केमिस्ट्री में. ठीक है, तो केमिस्ट्री क्या है, जैसे बोला केमिस्ट्री इज नथिंग बट इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज, ऑल रिएक्शंस आर इलेक्ट्रॉन एक्सचेंजेस. राइट, तो इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज के लिए तुम्हें तो समझना पड़ेगा कि व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ एटम एंड इलेक्ट्रॉन जो रोटेट कर रहा है उसका क्या लॉज एंड थ्योरीज है. देन एक पूरा का पूरा केमिकल इंजीनियरिंग का एक स्ट्रीम होता है, क्योंकि ऑल द केमिकल रिएक्शन करने के लिए यू नीड सम काइंड ऑफ मशीन और सम काइंड ऑफ सेटअप. वंस अगेन वो सेटअप नहीं होगा तो यू कैनॉट
डू दैट काइंड ऑफ एक्सपेरिमेंट। तो इससे खत्म होता है आज का क्लास। ये डे 1 था, चैप्टर 1 का पहला कोर्स। शायद इजी लगा, कुछ एग्जाम्पल मैंने दिया, कुछ एग्जाम्पल तुम्हें ऑलरेडी मालूम था। यही कॉन्सेप्ट को आगे जाके आगे का क्लास में यूज होगा। आज का क्लास यहीं पे खत्म। ठीक है, मिलते हैं अगले क्लास में।